तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये एक हिंदी की कविता नौरंगिया। नौरंगिया कैलाश गौतम जो कि एक जनवादी कवि रहे हैं। जनवादी कवि का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि जो साधारण लोग होते हैं, जो गरीब वर्ग के होते हैं, पिछड़े हुए वर्ग के होते हैं, उनकी आवाज़ उठाने का काम हमेशा से कैलाश गौतम करते रहे हैं। ये जो कविता हम लोग पढ़ेंगे नौरंगिया, ये भी एक वैसी ही कविता है जिसमें कैलाश गौतम एक भारतीय कृषक महिला, एक भारतीय किसान महिला के जीवन का चित्रण अपने शब्दों में करेंगे। इस कविता में कवि एक गांव की रहने वाली महिला जिसका नाम नौरंगिया है, उसके चरित्र के माध्यम से, उस पात्र के माध्यम से हमारे भारतीय किसान महिलाओं के जीवन का चित्रण इस कविता में करते हैं। भारत में हमेशा से नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता रहा है। नारी को हमेशा से ही परम पूज्य माना जाता रहा है। इसके पीछे कारण भी हैं कि नारी को हमेशा शक्ति माना जाता रहा है। और असली भारतीय महिला का अगर कोई चित्र देखना है, असली भारतीय महिला की शक्ति को देखना है, तो आपको भारत के गांवों में बसने वाली महिलाओं की शक्ति को देखना पड़ेगा। भारत के गांव में बसने वाली जो महिलाएं हैं, जो मजदूरी करती हैं, जो खेतों में काम करती हैं, उनकी शक्ति को देखकर ही हमें महिला शक्ति का अंदाजा मिल सकता है। अगर आपने देखा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा है तो कैलाश गौतम अपनी इस कविता में हम लोगों को हमारे भारत के किसी भी गांव में, आप किसी भी गांव को मान लो, किसी भी गांव में रहने वाली इस किसान महिला का चित्र हम लोगों को इस कविता में दिखाते हैं। और ये एक तरह से ये सिद्ध कर देते हैं कि शायद संसार में भारतीय महिला से अधिक शक्तिशाली, भारतीय महिला से अधिक शक्तिशाली शायद इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये बात ये तथ्यों के द्वारा सिद्ध कर देते हैं। अपनी जो कैरेक्टर है नौरंगिया, उसके माध्यम से ये एक एक चीज को हम लोगों के सामने रखते हैं, उसके जीवन को, उसके रूप को, उसके स्वभाव को, उसके कर्मों को, उसके विचारों को, हर चीज को हमारे सामने रख देते हैं। और हम पढ़ते हैं कि नौरंगिया किस तरह अपने आप में एक बेमिसाल चरित्र हमारे सामने बन जाता है। तो हम लोग अब पढ़ते हैं ये कविता, पहला पैराग्राफ, पहला स्टैंजा इस कविता का हम लोग पढ़ते हैं। देखो पहली पंक्तियां। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती, मर्द निखट्टू जनखा जोइला, लाल होता ऐसा कोयला, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती, गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। तो ये एक महिला है जिसका नाम है नौरंगिया, और ये गंगा पार वाले गांव की रहने वाली है। गंगा पार इसका मकान है। एक एक लाइन का मतलब अर्थ सब समझते चलते हैं। देखिए, देवी देवता नहीं मानती, इसका अर्थ यह हुआ कि नौरंगिया भाग्यवादी नहीं है। नौरंगिया ईश्वर के भरोसे बैठने वालों में से नहीं है। नौरंगिया को अपने कर्म पर भरोसा है, अपनी ताकत पर भरोसा है। तो वो देवी देवता नहीं जानती। देवी देवता के बारे में कि भगवान अच्छा कर देंगे ये सब उसको नहीं पता है। अपने बल पर वो सब अच्छा करती है। छक्का पंजा नहीं जानती। छक्का पंजा मतलब होता है छल कपट, प्रपंच, ये सब चालाकी वगैरह नौरंगिया को नहीं आता है। नौरंगिया एक भोली भाली गांव की रहने वाली महिला है। तो देवी देवता अर्थात किसी भी तरह के अंधविश्वास में या भाग्यवादी नौरंगिया नहीं है। नौरंगिया को अपने बल पर भरोसा है और वो किसी भी तरह के छल कपट में भी पड़ती नहीं है। ताकतवर से लोहा लेती। गांव में कई सारे लोग हैं जो
आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से उससे कहीं ज्यादा बलवान है, लेकिन नौरंगिया किसी से नहीं डरती, सबका मुकाबला करती है, अपने बूते करती खेती, अपने बूते, अपने बल पर अपने खेतों में वो हल चलाती है, बीज बोती है, कटाई करती है, सारे काम अपने बलबूते, अपने बल पर करती है, क्योंकि नौरंगिया को सिर्फ अपने बल पर ही भरोसा है। अब आप पूछ सकते हो कि नौरंगिया अकेली क्यों है भाई? नौरंगिया के घर में उसका पति भी तो होगा खेती करने के लिए। पति के बारे में सुन लेते हैं। मर्द निखट्टू जन खा जोइला। पति के विषय में बेचारी जो नौरंगिया है उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। उसका पति निखट्टू है। निखट्टू मतलब होता है आलसी और कामचोर। जनखा जोइला मतलब हम लोग यही समझ सकते हैं कि वो कोई अच्छी प्रवृत्ति वाला, अच्छे कैरेक्टर वाला इंसान नहीं है। उसका चरित्र जो है वो शक के घेरे में है। अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति उसका पति नहीं है। लाल न होता ऐसा कोयला। लाल न होता ऐसा कोयला मतलब खराब क्वालिटी वाला कोयला, ऐसा कोयला जो जलने लायक भी नहीं है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अनुपयोगी। और अगर अपनी भाषा में समझे, अगर जो हम लोग के समझने वाली भाषा उसमें समझे, तो यूजलेस। उसका पति पूरी तरह से यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, आलसी है, पूरे दिन पड़ा रहता है, किसी भी काम का नहीं है, जुआ वगैरह भी खेलता होगा हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि चरित्र से भी वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। जनखा जोइला मतलब हम लोग चरित्रहीन ही समझ लेते कि अच्छा कोई चरित्र उसका नहीं है। संग संग खाती, संग संग पीती। अच्छा, उसको भी वह शान से जीती, लेकिन पति खराब है। इसका मतलब यह नहीं कि उसने पति को छोड़ दिया है, वो किसी तरह पति को झेल रही है, उसके लिए खाना बनाती है, साथ में रहती है, साथ में खाते पीते हैं, सब है। लेकिन गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है। लेकिन आसपास के एरिया में नौरंगिया बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है। लोग उसको जानते हैं, लोग उसकी बातें करते हैं। अब ये बातें करने के तो भाई कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जैसे किसी गली मोहल्ले में अखबार आता है और अखबार में छपी हुई खबर चारों तरफ फैल जाती है, वैसे ही नौरंगिया भी अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है। नौरंगिया को तो आप जानते हो, वही नौरंगिया जो गंगा पार रहती है। तो ये पहला हम लोगों ने पढ़ा, पहली पंक्तियां जिसमें बोलती है कि वो अंधविश्वासी नहीं है, वो छल कपट वगैरह नहीं जानती है, ताकतवर से ताकतवर आदमी से वो लोहा लेती है और अपने बल पर, अपने बूते पर वो खेती करती है। पति उसका जो है वो कामचोर है, चरित्रहीन है, किसी भी उपयोग में आने वाला नहीं है, फालतू इंसान है। और वो लेकिन शान से उसके साथ जी रही है, साथ में खाती पीना सब साथ में, घर बार अपना पूरा परिवार चला रही है नौरंगिया अपने बल पर। आसपास के एरिया में लोग उसके बारे में बातें भी करते हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग उसके बारे में कानाफूसी भी करते हैं, लेकिन नौरंगिया को इन बातों का कोई खास फर्क नहीं पड़ता और नौरंगिया गंगा पार की है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं पहले कविता की पंक्तियां देखो। कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, सिहरन पहने हुए अमोले, काला भंवरा मुंह पर डोले, सो पानी रंग धुले हैं, कहने को कुछ होठ खुले हैं, अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना, जैसी नीयत लेखपाल की वैसी ठेकेदार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। अब इन पंक्तियों में कवि नौरंगिया के रूप का चित्रण करता है। ये अपने जो गांव की महिलाएं होती हैं, ये सिर्फ अपने शक्ति से ही अच्छी नहीं होती। कवि के अनुसार इनका रूप भी अलबेला ही होता है, रूप भी इनका अच्छा होता है। और नौरंगिया के रूप का चित्रण हम लोगों को इन पंक्तियों में पढ़ने को मिलता है। नौरंगिया के रूप का चित्रण सुनते हैं। कसी दे और भरी जवानी, इसका मतलब है कि नौरंगिया देखने में बड़ी सुंदर है और अभी उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। शीशे के सांचे में पानी, शीशे के सांचे में पानी का मतलब है बिल्कुल साफ, रंग गोरा है उसका और एकदम देखने में सुंदर लगने वाली वो महिला है। सिहरन पहने हुए अमोले, थोड़ी सी शर्माती है, थोड़ी सी सकुचाती है, थोड़ी सी लजाती है। और हमारे भारत में जो है बहुत पुराने समय से कहा जाता है कि शर्म जो है वो औरत का गहना होता है, तो थोड़ा सा शर्माना भी उसके रूप को चार चांद लगा देता है, ऐसा कवि कहता है। सिहरन मतलब होता है सकुचाना, शर्माना।
अमोले मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि अनमोल एक तरह से। काला भंवरा मुंह पर डोले, काला भंवरा मुंह पर डोले का कि एक आंतरिक अर्थ भी हम लोग समझ सकते हैं। काला भंवरा मुंह पर डोलने का अर्थ हो सकता है कि उसके जो काले काले बाल हैं वो उसके गाल के पास आ गए हैं, जिससे ऐसे लगता है कि कोई काला भंवरा है जो फूल के चारों तरफ मंडरा रहा है। तो काले भंवरे अर्थात उसके काले बाल जो वो चेहरे पर आए हुए हैं। सो पानी रंग धुले हैं, सो पानी रंग धुले होने का मतलब है कि उसका रंग गोरा है और वो तरो ताजा एकदम फ्रेश लगती है और आभा युक्त है। आभा युक्त मतलब एक तरह का प्रकाश, एक तरह की रोशनी, ऐसा लगता है कि उसके अंदर है। देखने में बड़ी सुंदर और आभा वाली महिला प्रतीत होती है अपनी जो एक तरह से प्रमुख पात्र है नौरंगिया। वो अद्भुत है ईश्वर की रचना, इतनी सुंदर है नौरंगिया कि देखने वाले अकस्मात ही इस बात पर हैरत करने लगते हैं कि ईश्वर ने कितने अच्छे से नौरंगिया को बनाया होगा। इतना सुंदर, इतना आकर्षित करने वाला उसका रूप। सबसे बड़ी चुनौती बचना, लेकिन ऐसा रूप नौरंगिया के लिए फायदे की चीज नहीं है बल्कि लिए उसके नुकसान की चीज है। क्योंकि गांव में इतनी सुंदर महिला और वो भी फिर गरीब, तो जो अमीर वर्ग है, जो अमीर लोग हैं, उनकी नीयत उसके ऊपर बिगड़ती सी नजर आती है। जैसा कि कैलाश गौतम लिखते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती है नौरंगिया के लिए अपने रूप को इन जानवरों से, इन ऊंचे अमीर लोगों से किसी तरह बचाना। क्योंकि कवि लिखते हैं जैसी नीयत लेखपाल की वैसी ठेकेदार की है, कि जो गांव के बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जैसे कि लेखपाल हो गया, ठेकेदार हो गया, ये सब की नीयत, इन सब की नीयत जो है वो नौरंगिया के ऊपर खराब हो जाती है। आप लोग ये पूछ सकते हो कि लेखपाल का अर्थ क्या होता है। लेखपाल का अर्थ पटवारी होता है। पटवारी गांव देहात में एक सरकारी ऑफिसर होता है जो कि पटवारी होता है, जो लोगों की जमीन के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम में जुड़ा हुआ रहता है। खेत एक दूसरे के नाम जब लोग खेत बेचते वगैरह हैं तो पटवारी को बुलाया जाता है, तो पटवारी को ही लेखपाल कहा जाता है। तो बड़ा एक तरह से सरकारी ऑफिसर होता है। तो सरकारी ऑफिसर भले वो लेखपाल हो भले ठेकेदार हो, ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो गांव भर के काम करवाता है, गांव का सरपंच टाइप का बना हुआ रहता है। तो इन लोगों की नीयत नौरंगिया को देखकर बिगड़ जाती है। तो एक तरह से नौरंगिया रूपवान तो है, नौरंगिया सुंदर तो है, लेकिन आसपास के लोगों की नीयत उसके लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया नौरंगिया का ये दूसरा पैराग्राफ, दूसरा स्टेंजा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले स्टेंजा की तरफ। जब देखो तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे, जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती, बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा बोली मीठी, आंखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। तो इन पंक्तियों में कवि बोलता है कि नौरंगिया श्रमशील है, बहुत मेहनती है। जब देखो तब जांगर पीटे, जब देखो तब जांगर पीटने का मतलब है कि सदैव हमेशा परिश्रम करने के लिए तैयार रहती है। जब जिस काम में बोलो उस काम में लग जाती है, हार न माने काम घसीटे, किसी भी काम में लग जाती है, लगातार काम करती रहती है, कभी भी खाली नहीं बैठती है। नौरंगिया में बिल्कुल भी आलस्य नहीं है, नौरंगिया बिल्कुल भी आलसी नहीं है, हमेशा काम में लगी रहती है। जब तक जागे तब तक भागे, जब तक जागती है दिन भर, मतलब रात को सोने जाती है तो ठीक है विश्राम करती है, लेकिन सवेरे उठने से लेकर रात को सोने के बीच में दिन भर नौरंगिया काम पे ही लगी रहती है। कभी कोई काम तो कभी कोई काम, काम के पीछे काम के आगे। अच्छा, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि शहर में जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ी डरपोक किस्म की होती हैं। कॉकरोच वगैरह, बिच्छू वगैरह, बिच्छू तो बहुत दूर की बात हो गया, कॉकरोच वगैरह से भी डरने वाली होती हैं। कॉकरोच अगर फर्श पे है तो महिला टेबल के ऊपर, लेकिन नौरंगिया अपने गांव की महिला है, उसमें ये डर वगैरह बातें नहीं है। क्या लिखा है कैलाश गौतम ने नौरंगिया के बारे में, सुनो। बिच्छू गोजर सांप मारती,
किसी भी चीज से डरती नहीं है। डर नौरंगिया को आता ही नहीं है। ये अलग बात है कि जो डर गया सो मर गया, इसीलिए शायद नौरंगिया डरती नहीं है, हर मुसीबत का सामना करती है। खासकर कीड़े मकोड़े, बिच्छी, गोजर जैसी चीजों से तो बिल्कुल भी नहीं डरती, पहली बात। दूसरी, इसी पंक्ति में लिखा रहा है, सुनती रहती विविध भारती। इससे हम लोग ये जानते हैं कि थोड़ा सा मनोरंजन भी नौरंगिया को चाहिए होता है। तो मनोरंजन के लिए नौरंगिया ने विविध भारती पर गाने सुनने का शौक पाल रखा है। विविध भारती एक तरह से रेडियो है, और रेडियो पर नौरंगिया जो है वो गाने, संगीत का लुत्फ उठाती है, संगीत सुनती है। तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि नौरंगिया को संगीत का भी शौक है। बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा बोली मीठी, एकदम भोली भाली है नौरंगिया। किसी भी तरह का प्रपंच, किसी भी तरह का कपट, छल वगैरह नौरंगिया को आता नहीं। एकदम लाठी की तरह सीधी है, बिल्कुल सीधी, भोला सा उसका चेहरा है, और बड़ी मीठी बोली में वो बातें भी करती है। आंखों में जीवन के सपने, आगे कुछ करना चाहती है, अपने घर को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है। आगे भविष्य के सुनहरे सपने उसकी आंखों में देखे जा सकते हैं। और आगे कोई बहुत बड़ा त्योहार है शायद, उसी त्योहार की तैयारी में नौरंगिया लगी हुई है। इस त्योहार को हम लोग उसकी तरक्की भी मान सकते हैं कि सामने आने वाली, उसके जीवन में आने वाली जो तरक्की है, उसी के लिए नौरंगिया की आंखों में एक चमक दिखाई देती है। और नौरंगिया उन सपनों को पूरा करने के लिए ही दिन रात जी तोड़ मेहनत कर भी रही है। इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग कविता की आखिरी पंक्तियों में पहुंच गए हैं, तो पढ़ते हैं। देखिए ये पंक्तियां, ढहती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खड़े महाजन, गिरवी गहना छुड़ा न पाती, मन मसोस फिर रह जाती, कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए किससे पूछे, जाने क्या क्या टूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी न छूटा, पैरों में मंगनी की चप्पल, साड़ी नई उधार की है, नौरंगिया गंगा पार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। पढ़ते अब देखते इसका अर्थ क्या हुआ। इसमें कैलाश गौतम कहते हैं कि नौरंगिया के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पति के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके, नाकारा है, निकम्मा है। तो सारी की सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सारी जो जिम्मेदारियां हैं, वो नौरंगिया को ही उठानी पड़ती हैं। छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। क्या क्या जिम्मेदारियां हैं सुनो। ढहती भीत, ढहती मतलब गिर रही है, थोड़े समय में ही गिर जाएगी। कमजोर, भीत मतलब दीवार, तो उसके घर की कोई दीवार है जो कमजोर हो गई है, जो किसी समय भी टूट सकती है, उसकी भी मरम्मत करानी है, ये भी एक काम बाकी है। पुरानी छाजन, छाजन मतलब होता है छज्जा, घर के बाहर थोड़ा निकाला हुआ जो छज्जा होता है वो भी पुराना हो गया, वो भी किसी भी समय गिर सकता है, उसकी भी मरम्मत करानी है। तो ये दो जिम्मेदारियां पहले है। एक दीवार ठीक करानी है, घर का अच्छा छज्जा है वो ठीक कराना है। पकी फसल तो खड़े महाजन, अगली जो फसल पकेगी उससे नौरंगिया को उम्मीद है कि फसल पकेगी तो कुछ पैसे हाथ में आएंगे। लेकिन फसल पकी उसके पहले तो महाजन आकर खड़े हो गए। महाजन मतलब वो लोग, वो सेठ लोग जिन्होंने नौरंगिया को पैसे उधार दिए थे और उसके बदले में अनाज लेंगे या पैसे लेंगे। तो फसल पकते ही वो भी द्वार पर आकर, रोज दरवाजे पर आकर तगादा करने लगते हैं कि भाई फसल पकने वाली पैसे दे दो, फसल पकने वाली पैसे दे दो। और बेचारी के ऊपर यह भी जिम्मेदारी है कि महाजन लोगों के पैसे भी चुकाने हैं। गिरवी गहना छुड़ा न पाती, इसके अलावा थोड़ी उधारी भी चढ़ी हुई है। और नौरंगिया ने एक बार अपने गहने भी गिरवी रख दिए थे पैसे लेने के लिए, वो भी उसको छुड़वाने हैं। उतने भी पैसे चाहिए कि अपने गहने जो है छिड़वा पाए, लेकिन बार बार छुड़वा नहीं पाती और बेचारी मन महसूस कर रह जाती है, मन महसूस फिर रह जाती है। बड़ी परेशान है वो, उसको चाहिए कि कोई उसकी हेल्प करे, लेकिन आसपास ऐसा कोई दिखता नहीं है कि जो नौरंगिया की मदद कर सके। कब तक आखिर कितना जूझे, जूझे मतलब होता है स्ट्रगल। नौरंगिया कभी कभी सोचती है कि उसको जीवन में अभी और कितना स्ट्रगल, कितना और संघर्ष करना पड़ेगा। उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इस समस्याओं को सुलझाने के लिए वो किससे रास्ता पूछे, किससे सॉल्यूशन मांगे, किससे हल पूछे, ये उसको समझ नहीं आता है। जाने क्या क्या फूटा टूटा, जाने क्या क्या टूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी न छूटा। बड़ी मुसीबतें हैं अपनी नौरंगिया के जीवन में, लेकिन एक चीज है जो नौरंगिया कभी नहीं छोड़ती, वो है मुस्कुराना और हंसना। जीवन में आने वाली हर समस्या पर
नौरंगिया मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है और एक तरह से मुस्कुराकर ही लगभग सारी समस्याओं को वो हरा देती है। और नौरंगिया की आर्थिक स्थिति कैसी है ये तो हम समझ ही लिए हैं कि ढहती भीत है, पुरानी छाजन है, महाजन खड़े हैं, गहना गिरवी रखा हुआ है, लेकिन हंसना कभी नहीं छोड़ती। और अभी भी इस समय भी नौरंगिया ने जो चप्पल पहनी हुई है वो कहीं से बेचारी उधार मांग कर लाई है। और उसने जो ये नई साड़ी पहनी हुई है ये भी उसने उधार ही ली हुई है, उधार की साड़ी पहने हुए है, मांग कर किसी पड़ोसी की चप्पलें पहनी हुई है। ऐसी है अपनी नौरंगिया जो हर तरह की विपरीत परिस्थिति में भी, हर तरह की प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल आचरण रखती है, जो हर तरह की नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है। उसके आसपास कुछ भी अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन नौरंगिया हार नहीं मानने वालों में से दिखती है। इसीलिए वो इस जीवन रूपी संघर्ष को बड़े मुकाबले के साथ लड़ रही है, इसका सामना कर रही है। और हमें भी नौरंगिया से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को जुझारूपन के साथ करना चाहिए, हमें अपने काम के साथ भिड़ जाना चाहिए और जो काम में लगे हैं उसको पूरा करना चाहिए। हार से घबराना नहीं चाहिए, अपनी परिस्थिति से हार जाना नहीं चाहिए। तो इस कविता में सिर्फ इतना ही।